Hello everyone, myself Manish Patel. Welcome to my new lecture. This lecture is for BSc final year students in physics. इससे पहले मैं एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर पास करा चुका हूँ। ये लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेटियल क्वांटाइजेशन, ठीक है, दिशिक क्वांटीकरण। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो पहले स्टार्टिंग में ये माना गया कि जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में जो चक्कर लगा रहे हैं वो द्विविमी गति होती है, लेकिन जनरलाइज्ड फॉर्म में ये पाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन का जो गति है वो द्विविमी ना होकर त्रिविमी अर्थात 3 डायमेंशनल भी हो सकती है, ठीक है। और उसमें सोमरफील्ड ने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन का जो चक्कर है वो त्रिविमी गति है, तो उसके लिए हमको 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसे अपने पहले सिद्धांत में भी उसने बोला था कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 निर्देशांक अर्थात 2D डायमेंशनल गति है तो उसमें 2 निर्देशांक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जिसमें उसने 2 अपने निर्देशांक बताया भी था। कौन कौन सा था? पहला निर्देशांक था परमाणु का साइज बताया था, ठीक है, साइज ऑफ एटम R। और दूसरा क्या बताया था? परमाणु का शेप बताया था, ठीक है। इसमें थीटा डिफाइन किए थे, सॉरी फाई डिफाइन किए थे। लेकिन इस बार क्या है, त्रिविमी गति है, 3 डायमेंशनल मोशन है, तो यहाँ पे हमको 3 निर्देशांक की ज़रूरत पड़ेगी अर्थात 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत पड़ेगी। और जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उतना ही हमको क्वांटाइजेशन रूल लागू करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे तीसरा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो कौन सी थी? जैसे इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में जब चक्कर लगा रही है 3 डायमेंशनल में, ठीक है, यहाँ पे नाभिक रहेगा, तो ये स्पेस में कहाँ पर स्थित है इसको भी तो बताने के लिए निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी, है ना। स्पेस में जिसका ओरिएंटेशन है उसको शो करने के लिए तीसरा निर्देशांक की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्पेस ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार 3 जो त्रिविमी गति है उसके लिए 3 क्वांटम संख्या की जरूरत पड़ी, ठीक है, R, फाई और स्पेस ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 की तो व्याख्या सोमरफील्ड ने पहले ही कर चुका था, ठीक है। उसके बाद तीसरा का व्याख्या करना था। तो तीसरा का व्याख्या करने के लिए क्या था, जैसे इन दोनों के लिए क्या था, एक क्वांटाइजेशन रूल था, सेम उसी प्रकार से इसके लिए भी स्पेस ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी एक क्वांटाइजेशन रूल था, ठीक है। वो रूल कौन सी थी? ओरिएंटेशन को ज्ञात करने के लिए क्या हुआ, एक विशेष प्रकार की निर्देश अक्ष अर्थात कोऑर्डिनेट एक्सिस की हमको रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है। वो निर्देश अक्ष जो था वो परमाणु पर जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं, ठीक है, उसके अनुदिश मानी गई, ठीक है। क्या हुआ, जो स्पेस ओरिएंटेशन था उसकी कैलकुलेशन के लिए हमको क्या करना पड़ा, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की रिक्वायरमेंट हुई। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस था इसके लिए परमाणु पर जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं, ठीक है, उसके अनुदिश माना गया। और यह बोला गया कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इसका जो कोणीय संवेग है, क्या है, कोणीय संवेग अर्थात एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, उसको हम लोग एल वेक्टर के रूप में हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी दिशा क्या होगी, उस जो चुंबकीय क्षेत्र लगाए जा रहे हैं उसी के अनुदिश मानी गई, ठीक है। तो यहाँ पे एल वेक्टर के रूप में शो कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वांटाइजेशन रूल था वो क्या था, जो क्वांटाइजेशन रूल था वो P फाई इक्वल टू एल एच अपान 2 था, ठीक है। जहाँ L क्या था, L था वो था ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। बस इसके जो पहले हम लोग फार्मूला पढ़े थे, पहले फार्मूला कौन से पढ़े थे, P फाई इक्वल टू यहाँ पे था N फाई H अपान 2 तो जो N फाई था उसके जगह में इस बार क्या कर दिया गया, L डाल दिया गया। सिमिलरली N फाई के लिए हम लोग कैसे मान निकालते थे, जो भी N का मान रहता था तब N फाई का वैल्यू आ जाता था। जैसे N का मान 1 था तो N फाई क्या आता था, 1 आता था। N फाई यदि N इक्वल टू 2 रहता था तो क्या आता था, 1 और 2 आता था। N इक्वल टू 3 रहता था तो 1, 2 एंड 3 आता था। तो इस बार
जो l था उसका मान कैसे निकालते थे, जो l का मान था वो n इक्वल टू 1 के लिए 0 आता था, मतलब वो 0 से स्टार्ट होता था और n-1 तक जाके ख़त्म होता था। जैसे n इक्वल टू 2 के लिए निकालना है तो l क्या हो जाएगा 0 और 1, n इक्वल टू 3 के लिए निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा l जो है 0 1 2 ऐसा हो जाएगा, मतलब n-1 तक जाएगा। ओके, यदि हम लोग जो p5 है मतलब कोणीय संवेग है उसका मात्रक h/2 ले लें, ठीक है। p5 का मात्रक यदि h/2 मान लें तो p5 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, वेक्टर l के बराबर मान सकते हैं, ठीक, वेक्टर l के बराबर मान सकते हैं। और इसी से ही क्या करेंगे हम लोग, क्वांटाइजेशन रूल निकालेंगे। तो उसमें यदि p5 का मात्रक h/2 अगर मान लें, ठीक है, जो कोणीय संवेग है उसका मात्रक h/2 मान लें, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल था उसको हम लोग वेक्टर l के रूप में डिनोट कर सकते थे, ठीक है। ये बोला गया जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल था उसको, जो हम लोग यहाँ पे जिसका ओरिएंटेशन देख रहे हैं उसको हम लोग वेक्टर l के रूप में लिख सकते थे। अब क्या हुआ, इसके बाद यदि हम लोग वेक्टर l का घटक निकालें, ठीक है, तो वेक्टर l का यदि घटक निकालें किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रवेश कर रहा है तो उसका हम लोग यदि घटक निकालें तो यदि उसको हम लोग ml मान लें, जो वेक्टर l है उसके घटक यदि ml मान लें तो ml को कैसे लिख सकते थे, जो ml था उसको l cos थीटा के रूप में हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। अब चूँकि तुम लोग जानते होगे cos थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, cos थीटा का मान -1 to +1 तक वेरी करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ml का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, ml का वैल्यू भी क्या होगा -L to +L तक वेरी करेगा, है ना। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, जो भी L का जो मान रहेगा, ठीक है, L का जो वैल्यू रहेगा उसके लिए ml का वैल्यू क्या हो जाएगा -L to +L, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -L to +L, या फिर इसी को ऐसा बोल सकते हो कि L का वैल्यू के लिए ml का जो वैल्यू है वो 2L + 1 हो सकता है, ठीक है। ये कैसे हुआ, यहाँ पे मान जैसे रख के देखते हैं। मान लो L का वैल्यू 1 है, ठीक है, L का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मैं यदि ml का वैल्यू निकालना चाहूँ तो L = 1 रख दूंगा, तो 1 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब कौन कौन सा ml का टोटल वैल्यू 3 हुआ, कौन कौन सा उसको देखें, तो ml = -1 0 और +1, ठीक है। यदि मैं L का वैल्यू 2 रखूँ तो यहाँ पे L का वैल्यू 2 रखूँगा तो ml क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। कौन कौन सा, ml = -2 -1 0 +1 एंड +2। तो इस प्रकार से ml का वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे L का वैल्यू यदि 0 है तो ml का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ml का वैल्यू, तो जो रहेगा वो 0 रहेगा। मतलब ये टोटल संख्या बता रहा है और ये कौन सा वैल्यू है उसको बता रहा है। यहाँ पे टोटल संख्या बता रहा है कि 5 ml का वैल्यू होगा, कौन कौन सी, तो ये वाली, ठीक। तो ऐसे करके हम लोग ml का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद ये जो वैल्यू निकाले हैं इसको यदि हम लोग डायग्राम के रूप में यदि हम लोग शो करना चाहें तो कैसे करेंगे उसको देखो। ये जो टॉपिक है ना, ये मतलब ज़्यादा बुक में नहीं दिया हुआ है और आपको शायद थोड़ा कम ही समझ में आ रहा होगा, लेकिन उतना एमपी टॉपिक नहीं है, ठीक है। बस ये जो बुक में दिया था सिलेबस में था इसलिए मैं बता दिया। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन वाला है, वो भी कुछ इसी टाइप से ही है, तो देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगर बुक से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखो, इसके बाद हम लोग जो अभी बताया उसका हम लोग एक बार डायग्राम में देख लेते हैं कि ओरिएंटेशन कैसे होगा। मान लो कि इफ़ L = 1 है, तो अभी बताया कि ml = क्या हो जाएगा, 2L + 1 वाले फार्मूला से यहाँ पे 1 रखेंगे तो ml क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। कौन कौन से वैल्यू, 1 -1 0 और +1। इसको डायग्राम के रूप में देखेंगे तो कैसे बनेगा, ये इस टाइप से बनेगा और यहाँ पर L = 1 रहेगा और ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, m = -1, m = 0, यहाँ पे m
एम एल है, एम एल इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है वो L1 के लिए, मतलब L इक्वल टू 1 के लिए एम एल के वैल्यू के लिए जो मान आएगा वो है, ठीक है। यदि L का मान 2 हो तो एम एल से क्या निकाल सकते हैं, 2L + 1 फार्मूला से 5 हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 कौन कौन से रहेंगी, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो इसको डायग्राम के रूप में देखेंगे तो कैसे बनेगा, इस टिप से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो रहेगा L इक्वल टू 2 रहेगा, यहाँ पे m इक्वल टू 0, यहाँ पे एम एल इक्वल टू 1, -1, एम एल इक्वल टू -2, यहाँ पे एम एल इक्वल टू 1, यहाँ पे एम एल इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको ऐसे बना सकते हैं। तो ये यहाँ से एक हो जाएगा और ये यहाँ से एक हो जाएगा। तो L इक्वल टू 2 के लिए कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा। मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन का जो स्पेस में ओरिएंटेशन है उसका डायग्राम है ना। इसके बाद यदि L इक्वल टू 3 का देखें तो एम एल इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। तो एम इक्वल टू 7 में कौन कौन सा, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। इसका यदि हम लोग ओरिएंटेशन देखेंगे तो क्या बनेगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। यहाँ से क्या रहेगा, L इक्वल टू 3 के लिए तो यहाँ पे बन जाएगा एम एल इक्वल टू 0, यहाँ पे बनेगा एम एल इक्वल टू 1, यहाँ पे बनेगा एम एल इक्वल टू 2, यहाँ पे बनेगा एम एल इक्वल टू 3, ठीक है। मैं ऐसा बना देता हूँ, यहाँ पे माइनस वाला आएगा, कौन कौन सा, एम एल इक्वल टू -1, एम एल इक्वल टू -2। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ से ये वाला और ये वाला। तो इस टिप से L इक्वल टू ये 3 के लिए है, ये L इक्वल टू 2 के लिए है, ये L इक्वल टू 1 के लिए। इस टिप से ओरिएंटेशन अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आएगा, ठीक है। जैसे थोड़ा सा बता दूं, जैसे मान लो कि L इक्वल टू 3 और एम एल इक्वल टू -3 आता है ना। L इक्वल टू 3 और एम एल इक्वल टू -3 आएगा, यहाँ पे आएगा एम एल इक्वल टू -3। तो उसका जो पोजीशन है वो यहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रॉन का। यदि एम एल इक्वल टू 3 और एम एल इक्वल टू -2 रहेगा तो उसका पोजीशन यहाँ पे रहेगा। सिमिलरली -1 रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टिप से स्पेस में जो ओरिएंटेशन है उसको ये डायग्राम शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पेटियल क्वांटाइजेशन का टॉपिक था। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन वाला टॉपिक है, उसको देखते हैं। इसमें हो गया, इसको मिटा देता हूँ अब। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन, ठीक है। टॉपिक का मैं नाम लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन। हिंदी में क्या हो जाएगा, चक्रण अभिधारणा। तो देखिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर में चक्कर लगा रही है। तो वो नाभिक के परितः चक्कर तो लगा ही रही, साथ में क्या हो रहा है, अपने अक्ष के परितः भी वह रोटेट कर रही है। सेम इसी प्रकार से जैसे कि पृथ्वी क्या होता है, सूर्य के चारों चक्कर तो लगा ही रही है, साथ में अपने एक्सिस पर भी रोटेट करते रहती है। सिमिलरली वैसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रही है और अपने एक्सिस पर भी वह रोटेट कर रही है। कैसे, जैसे ये मान लो यहाँ पे क्या है, एक नाभिक है ना, और वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रही है। सिमिलरली जैसे सन के चारों ओर जो पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है वैसे टाइप का है ना। तो यहाँ पे पृथ्वी की जगह में हम लोग इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं, सन की जगह में हम लोग नाभिक मान के चलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कक्षीय गति बोलेंगे, कक्षीय
गति, इसको हम लोग वेक्टर L से प्रदर्शित करेंगे। और ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी ये रोटेट हो रही है, ऐसे अपने एक्सिस पर भी रोटेट हो रही है। मान लो ये ऐसे एक्सिस मान लो इसका, तो वो वन एक्सिस के अकॉर्डिंग भी रोटेट कर रही है। उस वाली गति को क्या बोलेंगे, चक्रण गति बोलेंगे। इसको हम लोग वेक्टर S से डिनोट करते हैं। तो ये जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, इसी को क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन या फिर चक्रण अभिधारणा बोलेंगे। अब इससे होता क्या है ये देखो। इसके बाद क्या बोला कि जैसे इससे पहले हम लोग उसमें पढ़े थे स्पेटियल क्वांटाइजेशन में कि जो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रही है तो उसका स्पेस में ओरिएंटेशन देखने के लिए तीसरा क्वांटम संख्या की ज़रूरत पड़ी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो उसके लिए भी हमको तीन कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत पड़ेगी, 3 क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ेगी बोला। जिसमें से पहला कौन सा था, इलेक्ट्रॉन का साइज, ठीक है, दूसरा था शेप, और जैसे उसमें हम लोग स्पेस में जो ओरिएंटेशन था उसको तीसरा क्वांटम संख्या माने थे। सेम सिमिलरली इसके लिए भी ऐसा ही रहेगा। तो स्पेस ओरिएंटेशन, तो इसमें भी जो कक्षीय जो कोणीय संवेग है p5, उसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, SH/2 का पूर्ण गुणक मान के चलते हैं। ठीक है, जहाँ पर S क्या है, S को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, S का जो वैल्यू होता है वो क्या रहेगा, प्लस माइनस हाफ रहता है। या तो S जो है प्लस हाफ हो सकती है या तो माइनस हाफ हो सकती है। ये जो है प्रयोग द्वारा निकाला गया था, तो ये फिक्स मान रहता है। S इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ रहता है या तो फिर माइनस हाफ रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे उसमें क्या माने थे हम लोग, PS उसका मात्रक H/2 मान के चलें, तब जो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन था उसको हम लोग वेक्टर L के रूप में मान सकते थे। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि हम लोग PS को जो मात्रक है H/2 ले के चलें, तो हम लोग जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन है उसको हम लोग S वेक्टर के रूप में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि S के जो घटक हैं उसको यदि हम लोग बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उसको हम लोग S के जो घटक को MS के रूप में डिनोट कर सकते हैं। जैसे उसमें ML के रूप में डिनोट किए थे, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, MS के रूप में डिनोट करेंगे। तो जैसे उसमें 2L प्लस वैल्यू आता था, इसमें क्या हो जाएगा, 2S+1 वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे S का वैल्यू हम लोग 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस माइनस 1, ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो 1 + 1 बचेगा, मतलब 2। तो MS का वैल्यू 2 आता है, कौन कौन सी, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ठीक है, इसको यदि हम लोग डायग्राम के रूप में शो करेंगे, तो डायग्राम के रूप में यदि शो करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे S इक्वल टू +1 और ये जो डायग्राम बन रहा है MS इक्वल टू -हाफ और MS इक्वल टू +हाफ। तो इस टाइप से हम लोग इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जब ये वन एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट कर रही होगी तब। अब इसकी तो व्याख्या इसने मतलब वर्बली कर दिया, ठीक है, लेकिन इसकी जो व्याख्या थी उसको किसने किया, तो उसके लिए एक स्टर्न गैरलॉक का एक्सपेरिमेंट आया, स्टर्न और गैरलॉक, ठीक है, का प्रयोग। तो इसमें उन्होंने निकाल कर देखा कि जो S का ओरिएंटेशन है वो प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो छोटा सा टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन वाला। अब ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम लोग अलग लेक्चर में रखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक को मैं कंबाइन कर दिया, स्पेस क्वांटाइजेशन वाला और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में स्टर्न और गैरलॉक का हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक था। ठीक है, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।